हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमने डिस्टेंस को मेजर करेंगे वेरियस मेथड से। दो मेथड होते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें डायरेक्टली डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, और सेकंड मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड्स। उसमें यूजिंग फॉर्मूले डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम। तो डिस्टेंस को मेजर करेंगे इस लेक्चर में हम बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स। तो फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड्स, जिसमें हम डायरेक्टली डिस्टेंस को मेजर करेंगे। और इसमें भी हम तीन तरीके से डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय यूजिंग मीटर स्केल, और सेकंड है बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, और थर्ड है बाय यूजिंग स्क्रू गेज। जो मीटर स्केल होता है इसका लिस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर या 10⁻³ मीटर। इसको यूजुअली यूज किया जाता है, जनरली यूज्ड टू मेजर डिस्टेंसेज 10⁻³ मीटर टू 100 मीटर। और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर या 10⁻⁴ मीटर। और स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर या 10⁻⁵मीटर। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को हमें इस यूनिट के एंड में पढ़ेंगे। विल बी डिस्कस्ड in detail at the end of this unit। तो ये जो तीन मेथड है डायरेक्ट, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इन तीनों का यूज करते हुए हम डायरेक्टली डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? इट इज द मिनिमम रीडिंग that can be taken from that instrument। अभी जैसे हम मीटर स्केल को डिस्कस करेंगे। मीटर स्केल में क्या होता है? दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ जाता है और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। और इसमें यहाँ पे 0 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होते हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक जो डिवीजन होता है ना, वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसका जो लिस्ट काउंट हुआ वो क्या हुआ? लिस्ट काउंट ऑफ दिस मीटर स्केल 1 मिलीमीटर।
या 10⁻³ जो यहाँ पे एक छोटा सा डिवीजन है ना, यही तो इसका लिस्ट काउंट है। और ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो हर 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होते हैं, और इसलिए एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर होगा, तो इसका लिस्ट काउंट हो गया 1 मिलीमीटर या 10⁻³ अब कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्टली डिस्टेंस को मेजर नहीं किया जाएगा इसमें, यूजिंग सम फॉर्मूलेज। इसमें फर्स्ट है बाय रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। और इसमें भी फर्स्ट हम पढ़ेंगे बाय रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव। रेडियो वेव के रिफ्लेक्शन के बेस पे हमें क्या पता लगा सकते हैं? राडार का नाम सुना होगा, RADAR, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसमें क्या होता है, एरोप्लेन की लोकेशन का पता लगाने के लिए रडार का यूज किया जाता है, टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ एरोप्लेन। जैसे यहाँ पे एक ट्रांसमीटर होता है, यही ट्रांसमीटर है और यही रिसीवर है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। जैसे यहाँ पे कोई एरोप्लेन है, ये जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर यहाँ पे लगा हुआ है, ये इस एरोप्लेन की लोकेशन का कैसे पता लगाएगा? ये जो ट्रांसमीटर होता है ये क्या करता है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट रेडियो वेव्स इन ऑल डायरेक्शंस। सभी डायरेक्शंस में ये रेडियो वेव्स भेजता है। और रेडियो वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जिसमें रेडियो वेव भी शामिल है, इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या करता है, ट्रांसमीटर इन ऑल डायरेक्शंस रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करता है या भेजता है। तो इस डायरेक्शन में भी ट्रांसमिट करेगा, तो मान लो ये कर दी ट्रांसमिट, तो ये रेडियो वेव क्या होगा, इस एरोप्लेन से क्या होगी, टकराएगी और फिर रिफ्लेक्ट होगी। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव, आप टकराने के बाद में एरोप्लेन से, और फिर इस रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव को ये जो रिसीवर है ये क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो इस ये ट्रांसमीटर को ये पता लग जाएगा कि भाई किस डायरेक्शन से रेडियो वेव रिफ्लेक्ट हुई है, इस डायरेक्शन से रेडियो वेव रिफ्लेक्ट हुई है। रिफ्लेक्ट भी किससे होगी, एरोप्लेन से होगी। और इससे
एरोप्लेन किस डायरेक्शन में है ये पता लग जाएगा, एरोप्लेन के डायरेक्शन का, ये एरोप्लेन किस डायरेक्शन में है। अभी तो डायरेक्शन पता चली है एरोप्लेन की, लेकिन कितनी डिस्टेंस दूर है, वो मान लो एस डिस्टेंस दूर है। तो मान लो जो स्पीड ऑफ रेडियो वेव इन वैक्यूम है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वैक्यूम बोल दो या एयर बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा, यू, स्पीड ऑफ रेडियो वेव इन वैक्यूम और एयर। और मान लो टी टाइम लगा है, टी इज द टाइम टेकन बाय रेडियो वेव टू ट्रांसमिट एंड टू रिसीव। जैसे यहाँ से रेडियो वेव ट्रांसमिट हुई थी और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्शन के फिर ये बाद में रिफ्लेक्ट होके आई है, इस टोटल जर्नी में मान लो टी टाइम लगा है, तो 2s किसके बराबर हो जाएगा, ut के बराबर। तो s आ जाएगा u इंटू में t/2। जो टी टाइम है ये रिकॉर्ड कर लेता है कंप्यूटर कि यहाँ से जो रेडियो वेव ट्रांसमिट हुई है और फिर इस डायरेक्शन में गई है और फिर रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आई है, रिसीव की है इसी रिसीवर ने, तो इसमें कितना टाइम लगा है टी, और यू है स्पीड ऑफ रेडियो वेव इन वैक्यूम और एयर। तो ये जो डिस्टेंस है एरोप्लेन की इस ट्रांसमीटर या रिसीवर से वो पता चल जाएगी ut/2। और डायरेक्शन कैसे पता चली थी कि भाई किस डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट होके आ रही है एरोप्लेन से रेडियो वेव, वहां से डायरेक्शन पता चल गई और यहाँ से डिस्टेंस पता चल गई एरोप्लेन की। तो एक तरह से एरोप्लेन की लोकेशन का पता चल गया। ये लोकेशन का पता चल गया बाय यूजिंग रडार। रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है और वही रिसीवर होता है, ये रेडियो वेव को ट्रांसमिट करता है और एरोप्लेन से ये रिफ्लेक्ट होके वापस रिसीवर में रिसीव होती है। तो ये कितना टाइम लगेगा जाने में और आने में, वो लगेगा टी। और स्पीड ऑफ कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जैसे रेडियो वेव है इन वैक्यूम या एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जिसको यू बोला है। तो यहाँ से 2s इजिकल टू यूटी आ गया, डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जाने की एस आने की एस, तो 2s। स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की या रेडियो वेव की इन वैक्यूम या एयर में होती है यू, और टी जाने में और आने में टोटल टाइम लगेगा टी। तो यहाँ से डिस्टेंस पता चलेगी एरोप्लेन की ट्रांसमीटर या रिसीवर से कितनी दूर है, और डायरेक्शन हमें पहले से पता चल गई थी कि भाई किस डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट होके वो रेडियो वेव रिसीवर में रिसीव हो रही है। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस से उस एरोप्लेन के लोकेशन का पता चल गया हमें। तो ये तो थी बाय रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव के बेस पे हमें रडार की हेल्प से एरोप्लेन की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। अब हम इसमें सेकंड पढ़ेंगे, बाय रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड एज एन इको। पहले तो रेडियो वेव के रिफ्लेक्शन के बेस पे हमने रडार पढ़ा था। अब अल्ट्रासाउंड एक साउंड ही होती है अल्ट्रासाउंड, जो कि हमें सुनाई नहीं देती, तो ये इसके रिफ्लेक्शन के बेस पे भी हमें पता लगा सकते हैं। तो इससे पहले हमें कुछ साउंड के बारे में पता होना चाहिए। साउंड वेव क्या होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है।
इसको डिटेल में 11th में एक चैप्टर आएगा साउंड वेव, वहां पढ़ा जाएगा। और इसके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। वैक्यूम में कभी भी साउंड वेव प्रोपेगेट नहीं कर सकती। और जो साउंड होती है, साउंड ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर, जो साउंड हमें सुनाई देती है इंसानों को, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अगर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी इस रेंज में है तो वो साउंड वेव हम सुन सकते हैं। मतलब साउंड ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ये। और जो साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, इसको हम नहीं सुन सकते क्योंकि इस रेंज में नहीं है ना, ऑडिबल रेंज में। तो इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड वेव, इंफ्रासोनिक साउंड। और जिस साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, इसको भी हम नहीं सुन सकते। ये होती है अल्ट्रासाउंड, जिसको मेनली पढ़ेंगे अब, इसके यूज के बारे में पढ़ेंगे। अल्ट्रासाउंड बोलते हैं और अल्ट्रासोनिक साउंड। तो मेनली अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ेंगे हम। यूजिंग अल्ट्रासाउंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड एज एन इको, हम कैसे डिस्टेंसेस का पता लगा सकते हैं, इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड के। लेकिन इससे पहले हमें इको के बारे में पता होना चाहिए। इको क्या होती है? मान लो यहाँ पे कोई क्लोज्ड रूम है, बंद कमरा है, और यहाँ पे हम खड़े हैं। ये क्या है? क्लोज्ड रूम। यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ पे हम जोर जोर से बोल रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, तो क्या होगा? साउंड ऐसे जाएगी, इस दीवार से टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, और फिर ऐसे जाएगी, तो फिर ऐसे जाएगी, अगेन रिफ्लेक्ट होगी, तो फिर हमारे ईयर्स तक पहुंचेगी। तो जैसे भी हम जोर जोर से बोलकर एकदम रुक जाते हैं तो बाद में कई देर तक साउंड हमें सुनाई देती रहती है, तो उसको बोलते हैं इको। मतलब इको क्या होती है? इट इज रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एज एन इको दैट वी हियर्ड, जो कि हमें सुनाई देती है इन ए क्लोज्ड रूम। तो मतलब सीधी सी बात है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो हमारे पास साउंड वेव आएगी ना, उसको बोलते हैं इको अल्ट्रासाउंड वेव, इको रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव। अभी हम अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे बाय रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड को हम नहीं सुन सकते, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासाउंड की ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड ये होती है, इसलिए हम नहीं सुन सकते। तो बाय रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड एज एन इको, हम डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। जैसे इसमें है फर्स्ट, जो बैट होता है ना, बैट यूजेज
अल्ट्रासाउंड फॉर इट्स प्रे। बैट मतलब चमगादड़, जो कि हमें अक्सर रात को दिखाई देते हैं। प्रे मतलब शिकार। अपने शिकार के लिए जो बैट होता है वो अल्ट्रासाउंड का यूज करता है। तो इसमें होता क्या है कि जो यूजुअली बैट्स होते हैं ना, जो यूजुअली बैट्स हैव वेरी वीक आई साइट। मतलब उनकी आई साइट बहुत कम होती है। एक तरह से ये मान लो उनकी आंखें तो हैं लेकिन फिर भी नहीं है, तो वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी वो अपने शिकार को महसूस कर लेते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। वो कैसे? ये मान लो बैट है और इसके सामने है कोई चींटी, तो ये क्या करेगा बैट? अल्ट्रासाउंड को भेजेगा, अपने शरीर से अल्ट्रासाउंड को एमिट करेगा, और फिर इसे, जो ये चींटी है, जो इसका क्या है, शिकार है, प्रे है, इससे रिफ्लेक्ट होके वापिस से वो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव एज एन इको, उसको ये जो बैट है ये रिसीव करेगा। इसने अल्ट्रासाउंड वेव अपने शरीर से भेजी। बैट एमिट्स अल्ट्रासाउंड फ्रॉम इट्स बॉडी एंड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स प्रे, मतलब शिकार से रिफ्लेक्शन के बाद में इट रिसीव्स दैट रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड एज एन इको, एज इको। बैट अपनी बॉडी से अल्ट्रासाउंड एमिट करता है और रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स प्रे, जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड होगी एज एन इको, वो इसको अगेन रिसीव भी करेगा। ये जो अल्ट्रासाउंड होते हैं ना, जो ये एमिट करता है, ये बैट को सुनाई देती है, हमें नहीं, क्योंकि ऑडिबल रेंज में नहीं है हमारी, तो ये बैट को सुनाई देती है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होती है, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, कोई भी साउंड हो, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड यूजुअली। और मान लो इसका जो प्रे है, शिकार अल्ट्रासाउंड का, वो ऐसे डिस्टेंस दूर है, और टी टाइम लिया, जैसे ही इसने अल्ट्रासाउंड को एमिट किया, इससे टकराई और फिर वापस एजनी को बैट ने रिसीव किया उस अल्ट्रासाउंड वेव को रिफ्लेक्टेड, तो वो टी है टाइम टेकन आफ्टर एमिटिंग एंड रिसीविंग एंड टू रिसीव। तो ये 2s टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी आ जाएगी? स्पीड ऑफ साउंड इंटू में टाइम टेकन टी, तो एस आ जाएगा यू टी बाय 2। डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम बैट कितनी आ जाएगा? यू टी बाय 2। मान लो जो इको है, इसके रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो अल्ट्रासाउंड वेव, रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव है, उसकी उसको इको बोलते हैं। इफ इको हियर्ड इंस्टेंटली बाय बैट, जो रिफ्लेक्टेड इको है अल्ट्रासाउंड फ्रॉम प्रे, वो बहुत जल्दी इस बैट ने सुन ली, तो इसका मतलब क्या हुआ? टी इज वेरी स्मॉल।
टी स्मॉल है तो इसका मतलब जो इसका प्रे है वो ज्यादा दूर नहीं है। प्रे की डिस्टेंस फ्रॉम बैट कितनी है, एस। तो टी स्मॉल हो गया तो एस भी स्मॉल हो गया, मीन्स एस ऑल्सो स्मॉल। मीन्स प्रे इज नॉट फार अवे, इज नॉट फार अवे फ्रॉम बैट। बैट से ज्यादा दूर नहीं है इसका जो शिकार है। ये तो हमें ये पता चल गया कि भाई, इसको ये पता चल गया कि बैट से प्रे कितना दूर है। अब इसको ये भी पता लगाना है कि जो ये प्रे है ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, रिलेटिवली इसको अप्रोच कर रहा है या इससे दूर जा रहा है। तो इफ इको फ्रीक्वेंसी, मतलब जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी है ना, प्रे से रिफ्लेक्ट होने के बाद में अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी है जिसको इको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, अगर वो ज्यादा है फ्रॉम ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासाउंड इसने एमिट की थी वो तो है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्रे जो इसने एज एन इको रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड रिसीव की उसकी फ्रीक्वेंसी इको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर ये ज्यादा है इसका मतलब क्या है, इसको जो इसने अल्ट्रासाउंड जो आवाज भेजी थी ना, अगर इसको पतली आवाज सुनाई दे, जो भेजी थी और जो इसने रिसीव की उससे पतली आवाज सुनाई दे, रिसीव पतली सुनाई दे इसको, बैट को, ये हम नहीं सुन सकते क्योंकि अल्ट्रासाउंड ऑडिबल रेंज से बाहर है ह्यूमन के, लेकिन ये इनको सुनाई देती है बैट को। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन कंक्लूजन निकलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ डॉपलर इफेक्ट है, जिसको हम डिटेल में बहुत बार मतलब 11th के साउंड वेव में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये समझ लो इको फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ऑन द बेसिस ऑफ डॉपलर इफेक्ट, तो ये बैट ये समझेगा कि जो प्रे है, प्रे इज रिलेटिवली अप्रोचिंग हिम, मतलब इसके नजदीक आ रहा है, बैट के नजदीक आ रहा है इसका शिकार, रिलेटिवली अप्रोचिंग हिम। अगर इस बैट को जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड है वो पतली सुनाई दे, जो इसने भेजी थी उससे पतली आवाज सुनाई दे। लेकिन दूसरा केस ये हो सकता है इफ इको फ्रीक्वेंसी इज लेस देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, मतलब जो आवाज जो अल्ट्रासाउंड इस बैट ने इसको भेजी थी उससे मोटी आवाज सुनाई दे अगर बैट को वापसी में रिफ्लेक्शन के बाद में एज एन इको, तो ये बैट समझ जाएगा प्रे इज, मतलब जो इसका शिकार है, प्रे इज रिलेटिवली गोइंग अवे फ्रॉम हिम, इससे दूर जा रहा है। तो ये था जो बैट होता है वो अल्ट्रासाउंड का कैसे यूज करता है अपने प्रे को पता लगाने के लिए कितनी दूर है, या उसके पास आ रहा है या उसके दूर जा रहा है उससे। नेक्स्ट है सोनार, SONAR। इसका मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है, फर्स्ट है इसका टू डिटरमाइन डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए सोनार का यूज करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, शिप है, समुद्री जहाज, और ये ऐसे क्या है, वाटर है, और ये बॉटम ऑफ सी है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो सी है
अल्ट्रासाउंड को एमिट करेगा। तो ये एमिटेड अल्ट्रासाउंड है। और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बॉटम ऑफ सी, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड। ये फिर अगेन इसको रिसीव कर लेगा शिप पे। तो जैसे इसने एमिट की यहाँ पे, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर वापस रिसीव की। मान ली इसमें टाइम लगा टी, टी टाइम टेकन आफ्टर एमिटिंग टू रिसीव अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड। और जो स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड होती है इन वाटर, सी वाटर, वो होती है 1500 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन वाटर। और मान लो ये जो टाइम था, ये आया 0.8 सेकेंड। तो 2s ut के बराबर होगा। s क्या है, डेप्थ ऑफ सी। तो यहां से s कितना आ जाएगा, u इंटू में t/2। तो u तो कितना, 1500 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना 0.8 सेकेंड, बाय में 2। तो ये आ जाएगा 600 मीटर। हमें पता लग जाएगा कि जो डेप्थ है सी की वो कितनी है, 600 मीटर। कैसे पता लगेगा, अगर हमें ये पता लग जाए कितना टाइम लिया है यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर वापस से रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड को रिसीव करने में। तो अगर वो टाइम जैसे यहाँ पे 0.8 सेकेंड है, तो इस फॉर्मूले से पता लग जाएगा डेप्थ ऑफ सी कितनी है, 600 मीटर। इसकी एक और एप्लीकेशन है सोनार की, वो क्या है, फॉर डिटेक्शन ऑफ एनिमी सबमरीन। सबमरीन क्या होती है, पानी के अंदर रहती है जनरली। तो ये हमारा मान लो क्या है, शिप है, जहाज है। और यहाँ पे क्या है, कोई सबमरीन है मान लो, ये क्या है, एनिमी की सबमरीन, दुश्मन की सबमरीन है। तो इस शिप से क्या होगा, ये शिप क्या करेगा, इन ऑल डायरेक्शन से अल्ट्रासाउंड को एमिट करेगा। तो इस डायरेक्शन में भी करेगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनिमी सबमरीन, यही शिप इस रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड को एज एन को रिसीव कर लेगा। तो ये पता लग जाएगा शिप को कि किस डायरेक्शन से हमें रिसीव हो रही है रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड। तो उससे ये पता लग जाएगा कि सबमरीन किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है। वो कैसे पता चलेगा, मान लो ये एस डिस्टेंस दूर है, तो 2s हो जाएगा यूटी। यू क्या है, स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन वाटर। और यू कितना होता है, 1500 मीटर पर सेकेंड। और टी क्या है, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में, अल्ट्रासाउंड को फिर रिफ्लेक्ट होके या जनी को यहाँ तक पहुंचने में। तो आफ्टर ट्रांसमिटिंग अल्ट्रासाउंड और फिर उसको रिसीव करने में कितना टाइम लगेगा, टी। तो एस हो जाएगा ut/2। तो यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि एनिमी की सबमरीन कितनी दूर है, अगर हमें टी का पता लग जाए। यू तो 1500 मीटर पर सेकेंड है ही। अब है ये पता लगाना कि ये जो एनिमी सबमरीन है, ये हमारी हमारी तरफ अप्रोच कर रही है या हमारे हमसे दूर जा रही है रिलेटिवली। वो किससे पता लगेगा, इफ इको फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो कंप्यूटर में है हमें उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा
मतलब रिसीव्ड जो अल्ट्रासाउंड है एज एन इको, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिली ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिवली गोइंग, रिलेटिवली अप्रोचिंग अस, ये सबमरीन क्या है, हम हमारी तरफ आ रही है रिलेटिवली। और अगर इको फ्रीक्वेंसी मतलब रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी जो हमें रिसीव हुई है वो लेस देन है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जिसकी हमने भेजी थी, ट्रांसमिट की थी अल्ट्रासाउंड की, वो फ्रीक्वेंसी क्या ओरिजिनल। अगर इको फ्रीक्वेंसी उससे कम मिली तो इसका मतलब हम यहाँ से ये पता लगा लेंगे कि जो एनिमी सबमरीन है वो रिलेटिवली गोइंग अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर जा रही है, हमसे पास आ रही है कब, जब इको फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। और हमसे दूर जा रही है रिलेटिवली वो कब, जब इको फ्रीक्वेंसी लेस देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी। और ये डिस्टेंस का यहाँ से पता चल ही गया। और डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा, किस डायरेक्शन से वो इको रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड रिसीव हो रही है एज एन इको, डायरेक्शन का और डिस्टेंस का, और रिलेटिवली अप्रोचिंग और रिलेटिवली गोइंग फ्रॉम अस। तो ये है फॉर डिटेक्शन ऑफ एनिमी सबमरीन, हमें अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, सोनार बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को भी सोनार बोलते हैं, इसको भी, फिनोमिना को। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड एंड और सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग और सोनोग्राफी। जो हम हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड करवा के आते हैं ना, वही है ये, उसको सोनोग्राफी बोलते हैं। इसमें हम अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं, वी यूज अल्ट्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁵ हर्ट्ज। और इसको प्रोड्यूस कौन करता है, अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू में अनदर फॉर्म, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू में अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इन दोनों फॉर्म में से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होनी चाहिए, वन फॉर्म जिससे कन्वर्ट हो रही है और जिसमें कन्वर्ट हो रही है, इन दोनों में से फॉर्म में से एक फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी होनी चाहिए, उसी को ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, वन फॉर्म शुड बी इलेक्ट्रिकल। और यहाँ पे जो सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होती है उसमें क्या होता है, ट्रांसड्यूसर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू अल्ट्रासाउंड। कौन, ट्रांसड्यूसर। और ट्रांसड्यूसर कहाँ होता है, एक प्रोब, प्रोब में होता है, जो हमारी बॉडी के ऊपर रखते हैं ना, ये क्या है, प्रोब। इसके अंदर क्या है, ट्रांसड्यूसर, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट करता है, ये हमारी बॉडी है। और ये मान लो कोई भी टिश्यू या ऑर्गन है, टिश्यू और ऑर्गन। तो यहां से एमिट हुई अल्ट्रासाउंड, फिर बॉडी या टिश्यू से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी एज एन इको। तो ये मान लो जो डेप्थ है इस ऑर्गन की या टिश्यू की वो है डी। और जो स्पीड होती है ना, स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन बॉडी
या साउंड, कोई भी साउंड साउंड हो या वो अल्ट्रासाउंड हो, हमारी बॉडी के अंदर कितनी होती है? 1540 मीटर पर सेकंड। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2D इज इक्वल टू UT। तो डेप्थ आ जाएगी UT/2। U 1540 मीटर पर सेकंड है। टाइम क्या है? यहां से जैसे ही मतलब ट्रांसमिट हुई है अल्ट्रासाउंड और फिर रिफ्लेक्ट हुई है, फिर वापस गई है जेनी को, इसमें टोटल कितना टाइम लगेगा? T। और ये T टाइम अगर कैलकुलेट कर ले कंप्यूटर, तो डेप्थ ऑफ बॉडी या टिश्यू इनसाइड आवर बॉडी पता लगा सकते हैं हम। अब क्या है? रिलेटिव ब्राइटनेस ऑफ ऑर्गन्स। आपने देखा भी होगा कि जो हम सोनोग्राफी करवाते हैं अल्ट्रासाउंड, उसमें कुछ ऑर्गन्स की तो इमेज ब्राइट आती है, कुछ की डार्क और कुछ की सेम। तो जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड होती है, रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड, यहां से जो रिफ्लेक्ट हुई है एज एन इको, उसकी इंटेंसिटी है ना, इज डिपेंड ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। कि भाई किस ऑर्गन से वो रिफ्लेक्ट हुई है, मतलब जो रिफ्लेक्टेड इस ऑर्गन से अल्ट्रासाउंड जो रिफ्लेक्ट हुई है देन इको, और फिर प्रोब के अंदर पहुंची है, रिसीव हुई है, उस अल्ट्रासाउंड की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि किस ऑर्गन से वो रिफ्लेक्ट हुई है। तो फर्स्ट है हाइपर इकोइक, मतलब ब्राइटर इमेज। किसी ऑर्गन की इमेज ब्राइटर सोनोग्राफी में कब आएगी? जब रिफ्लेक्शन होगा किससे, किस ऑर्गन से? रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोन्स, मतलब हड्डियों से अगर रिफ्लेक्शन हो। और आइसो इकोइक, मतलब सेम 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 इमेज आए, मतलब ना तो ब्राइट और ना डार्क हो। ये कब होगा? जब रिफ्लेक्शन किससे होगा? रिफ्लेक्शन फ्रॉम किसी मसल से हो या फैट से हो। और एन इकोइक, मतलब डार्क इमेज आएगी उस ऑर्गन की जब रिफ्लेक्शन किस ऑर्गन से हो? कोई फ्लूइड से रिफ्लेक्शन हो, मतलब जैसे हमारी बॉडी में कोई फ्लूइड होता है, या जैसे ब्लड हो गया, उससे रिफ्लेक्शन हुआ, तो डार्क इमेज आएगी सोनोग्राफी में उसकी। मेजर एप्लीकेशन, वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ सोनोग्राफी क्या होता है? या अल्ट्रासाउंड की मेजर एप्लीकेशन क्या है? इज टू रिमूव स्टोन्स फ्रॉम आवर किडनी। किडनी में मान ले हमारी कोई स्टोन हो, जैसे जिसको पत्थरी बोलते हैं, मान लीजिए हमारी बॉडी है और यहाँ पे ये क्या है? किडनी है हमारी, और यहाँ से यूरिन जाता है, मान लो यूरिन पाइप है, और यहाँ पे क्या है? ये स्टोन है। यहाँ पे क्या रख दिया? प्रोब रख दिया सोनोग्राफी के लिए। यहाँ से अल्ट्रासाउंड आएगी और इससे टकरा के वापस चली जाएगी। इससे क्या होगा? रिफ्लेक्शन के कारण स्टोन से जैसे रिफ्लेक्शन होगा,
तो इससे स्टोन क्या होगा, वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशंस इन स्टोन। और इस वाइब्रेशन के कारण ये जो स्टोन है रिमूव हो जाएगा थ्रू यूरिन। ये जो यूरिन पाइप है, ये स्टोन वाइब्रेट होके किसके कारण, जो अल्ट्रासाउंड इससे रिफ्लेक्ट हुई है उसके कारण यहाँ से इसमें स्टोन में वाइब्रेशन आएगी और थ्रू यूरिन ये स्टोन निकल जाएगा। तो ये था अल्ट्रासाउंड इमेजिंग या सोनोग्राफी। अभी इनडायरेक्ट मेथड से टू मेजर डिस्टेंस, उसमें पढ़ेंगे हमें मेंसुरेशन के बारे में। ये मैथ का पार्ट होता है जिसमें वेरियस ज्योमेट्रीज का यूज करके हमें डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करना जरूरी है, सेक्सटेंट। इसके साथ क्या होता है, एक टेलीस्कोप होता है। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और सेक्सटेंट में एक टेलीस्कोप होता है, उस टेलीस्कोप के थ्रू हम देखते हैं और एंगल को मेजर करते हैं। तो फर्स्ट है टू डिटरमाइन हाइट ऑफ ए ट्री। ट्री हो या कोई टावर हो, और टावर, मान लो ये कोई ट्री है या टावर है, टावर और ट्री, इसकी हाइट है h, ये हमें पता लगानी है यूजिंग सेक्सटेंट और यूजिंग मेंसुरेशन मेथड। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे है ना सेक्सटेंट को रखना होगा, और उस सेक्सटेंट में जो टेलीस्कोप प्रोवाइड होता है उससे टॉप ऑफ द टावर या ट्री को, टॉप को देखना हमें टेलीस्कोप के थ्रू। ये मान लो एंगल अल्फा बना, यूजिंग सेक्सटेंट पता चलेगा। और ये मान लो डिस्टेंस है डी, ये भी प्रैक्टिकली पता चल जाएगी हमें। और ये अल्फा है, ये यूजिंग सेक्सटेंट पता लगेगा जब हमें सेक्सटेंट में टेलीस्कोप होता है उसके थ्रू टॉप ऑफ द टावर को देखेंगे। तो यहाँ से टेन अल्फा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस एच बाय डी। तो एच कितना आ गया, डी टेन अल्फा। तो डी क्या है, प्रैक्टिकली मेजर किया जाएगा। ये जो डिस्टेंस है बॉटम ऑफ द टावर से, ये जो सेक्सटेंट कितनी दूर है, ये प्रैक्टिकली मेजर करेंगे हम। और अल्फा यूजिंग सेक्सटेंट। तो इससे हमें हाइट ऑफ ट्री या हाइट ऑफ टावर पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन हाइट ऑफ माउंटेन। माउंटेन जो कि बहुत ऊंचे होते हैं उनकी हाइट को डिटरमाइन करने के लिए भी हम मेंसुरेशन मेथड का यूज करते हैं। मान लो ये कोई माउंटेन है जिसकी हाइट क्या है एच, ये जो कि बहुत ऊंचे होते हैं। एक बार तो सेक्सटेंट को हम यहाँ पे रखेंगे और इसमें जो टेलीस्कोप होता है इसके थ्रू टॉप ऑफ द माउंटेन को देखेंगे, और सेकंड टाइम उसी टेलीस्कोप को, मतलब उसी सेक्सटेंट को यहाँ पे रखेंगे और फिर अगेन टॉप ऑफ द माउंटेन को देखेंगे।
मान लो यहाँ पे अल्फा एंगल सबटेंड हुआ है, यहाँ पे बीटा, ये सेक्सटेंट की हेल्प से दोनों एंगल्स का पता लग जाएगा। और ये डिस्टेंस है मान लो डी, और ये ए पॉइंट है, ये बी, और ये सी, और ये डी पॉइंट है। तो टेन अल्फा यहाँ पे कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस एच बाय में बेस कितना बी सी। वो टेन बीटा कितना आएगा, अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना बी सी प्लस डी। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम, तो टेन बीटा आ जाएगा एच बाय में बी सी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एच बाय टेन अल्फा प्लस डी। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बाय टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा प्लस डी इंटू में टेन बीटा इज इक्वल टू एच। एच कॉमन ले लेंगे, एच वन माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय टेन अल्फा इज इक्वल टू डी टेन बीटा। तो यहाँ से हाइट ऑफ द माउंटेन आ जाएगी डी टेन बीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कोट अल्फा टेन बीटा। तो अल्फा बीटा यूजिंग सेक्सटेंट पता लगा लेंगे, और डी प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर लेंगे, तो हाइट ऑफ द माउंटेन निकल जाएगी। नेक्स्ट है मेंसुरेशन मेथड में ही ग्राउंड पे कोई टावर है और हम उससे बहुत दूर खड़े हैं, तो उस टावर की डिस्टेंस फ्रॉम अस ये पता लगाना है। टू डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ ए टावर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। हमसे बहुत दूर है ग्राउंड पे कोई टावर, तो वो हमसे कितनी दूर है ये पता लगाना है। तो मान लो यहाँ पे है वो टावर, और ऐसे है ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये तो ग्राउंड है, और ये ऐसे टावर है ऐसे। और मान लो हम यहाँ पे ग्राउंड के किसी पॉइंट पे खड़े हैं, और यहाँ पे हमने सेक्सटेंट रखा, और सेक्सटेंट में जो टेलीस्कोप होता है उसके थ्रू इस टावर को देखा, तो ये एंगल मिला अल्फा। और इस सेक्सटेंट को हम यहाँ पे लेकर गए दूसरी जगह पे, तो अगेन उस सेक्सटेंट में टेलीस्कोप के थ्रू उसी टावर को देखा, मान लो ये एंगल मिला बीटा। और इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस है मान लो x। ये प्रैक्टिकली पता लग गया हमें। तो ये जो दूरी है ये कितनी आ जाएगी, x साइन बीटा। ठीक है। और ये जो टावर की डिस्टेंस है फ्रॉम दिस ए पॉइंट, ये क्या है, d, जो कि बहुत ज्यादा है, x से बहुत ज्यादा है, d इज मच मच ग्रेटर देन x। ये ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, और ये सी, और ये डी। तो ये जो टावर हम यहाँ पे ये क्या है, ए पॉइंट, और ये सी, ये जो नियरली है ना सर्कुलर आर्क बन जाएगी, और इसकी सर्कुलर आर्क की लेंथ क्या होगी, एक्स साइन बीटा। और ये डी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डी। तो ये सर्कुलर आर्क बन जाएगी, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल की तरह बिहेव करेगा ये टावर। तो एल इज इक्वल टू आर इंटू में थीटा होता है।
लेंथ ऑफ द आर्क कितनी हो जाएगी, एक्स साइन बीटा, और रेडियस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस जो कि फाइंड आउट करनी है टावर की ए पॉइंट से। और थीटा ये एंगल है, ये थीटा क्या होगा, अभी के लिए मेरे को ये फाइंड आउट करना है। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, और ये बीटा है, और ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो थीटा मेरे को मिल गया अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें पुट कर दो, लेंथ क्या है सर्कुलर आर्क की एक्स साइन बीटा, और रेडियस क्या है डी, जो कि डिस्टेंस है टावर की इस पॉइंट से जो कि फाइंड आउट करनी है। थीटा क्या है अल्फा माइनस बीटा, और डिस्टेंस आ जाएगी एक्स साइन बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। ध्यान रहिए जो अल्फा बीटा है ये यूजिंग सेक्सटेंट पता लगाए हैं, यूजिंग सेक्सटेंट, और ये एंगल रेडियन में भी होने चाहिए, इन रेडियन, रेडियन में ही यहाँ पे पुट करने हैं, और x मीटर में है। तो ये जो डिस्टेंस है टावर की इस ए पॉइंट से जो कि x से बहुत बहुत ज्यादा होगी d, ये पता लग जाएगी। डिस्टेंस ऑफ ए टावर जो कि बहुत दूर है इस ए पॉइंट से वो पता लग जाएगी, वो क्या है जी x साइन बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। x तो क्या प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया है, और अल्फा बीटा यूजिंग सेक्सटेंट। एक बार सेक्सटेंट को यहाँ पे रखा और उसमें जो टेलीस्कोप होता है उससे इस टावर को देखा तो ये अल्फा एंगल मिला, सेक्सटेंट से पता लग जाता है ये। और उसी सेक्सटेंट को हमें x डिस्टेंस दूर चल के इस बी पॉइंट पे रखा, अगेन उस सेक्सटेंट में जो टेलीस्कोप है उसके थ्रू इस टावर को देखा, तो ये बीटा एंगल सेक्सटेंट से पता चल गया। और फिर इस फॉर्मूले में अल्फा और बीटा जो सेक्सटेंट का यूज करते हुए में एंगल मिले हैं वो रेडियन में रखने हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए टावर डी जो कि हमसे बहुत दूर है इस पॉइंट से वो पता लग जाएगी कितने मीटर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हमें जो लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस होते हैं उनको मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं हम, पैरेलैक्स मेथड।